तो आज हम जो पोएम पढ़ रहे हैं वो है शेले की शॉर्ट पोएम है ओजामेंडियस। ओजामेंडियस जो है, अगर इसका मतलब समझना है तो ये है कि अ, शेले एक स्पीकर जो है पेश करता है पहली लाइन में उसको जो है लाता है। वो स्पीकर जो है नरेट कर रहा होता है, ये बारे में स्टेचू होता है किंग का, जो कि सेहरा में होता है। और दिस इज लाइक एंटीक, बहुत पुराना, एंशन। तो उसके बारे में ये इसको बता रहा होता है। तो इससे क्या मतलब लेंगे वो हम आगे पढ़ के जो है अंदाजा लगाते हैं। तो इसकी जो है टोटल 14 लाइंस हैं। आई गेस ये एक सोनेट है। अगर इसको जो है डिवाइड किया है फर्स्ट 8 और सेकंड 6 में, तो ये सोनेट होगा। तो इसमें जो है स्पीकर कहता है, शैले बताता है कि स्पीकर कहता है, ठीक है। I met a traveler from an antique land, means very old, ancient, like Egypt, etc. इस तरह की जो ओल्ड सिविलाइजेशन हैं उस हवाले से एक पुराना जो है पुरानी जगह। तो वो कहता है कि आई मेट अ ट्रेवलर। ट्रेवलर वो खुद को जो एज ए स्पीकर यहाँ पे जो है शैले पेश करता है कि मैं एक ट्रेवलर से मिला, ठीक। तो कोई ट्रेवलर को यहाँ पे ये लाता है और वो उसे बताता है। हु सेड, उसने कहा कि two vast and trunkless legs of stone stand in the desert। तो क्या था कि वो कहता है कि मैंने डेजर्ट में जो है दो जो है मोटी लंबी बड़ी बड़ी जो है पत्थर की टांगें देखी, जो कि खड़ी थी और धड़ नहीं था उसका। ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट नियर देम ऑन द सैंड। और सैंड पे क्या था? हाफ संक अ shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that that sculptor well those passions breed which yet survived, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed। अब ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है। दो लेग्स खड़ी थी, बट उनका उसका जो ऊपर वाला हिस्सा था वो सेहरा में गिरा हुआ था, और कुछ आधा आधा पौना ढका हुआ था। बट समहाउ वो देख रहा था कुछ चीजें उसकी, जैसे कि उसके लिप्स वगैरह, ठीक है। तो कुछ चीजें जाहिर थी उसमें। तो इसमें जो है आगे एक्सप्लेन करता है कि Shelley presents a speaker who met a traveler. He narrates the story of the traveler in his verses। तो traveler को एज ए स्पीकर यहाँ पे लाता है और वो अपनी स्टोरी सुना रहा होता है। तो दिस इज हाउ ही composed a poem। He composed this poem, Ozymandias। तो स्टोरी होती है Ozymandias की। The poet states the traveler was coming from some ancient land who told him that he once found a statue। कि कहीं पुरानी कोई एंशंट जगह से वो ट्रेवलर आया था। तो उसने मुझे बताया कि मैंने एक पुतला, स्टेचू स्टोन का बना जो होता है, वो मैंने डेजर्ट में देखा, स्टैंडिंग अपराइट बट विदाउट अ टॉर्सो। तो हाउएवर ही फाउंड हिज ब्रोकन फेस नियर द स्टेचू। तो स्टेचू टूट गया था ना, गिरा हुआ था। तो उसका जो चेहरा था स्टेचू का वो भी उसी के जो है पास ही पड़ा था, बट जमीन बोस था, वो सेहरा में था, रेत में। हाफ बरीड इन द सैंड ऑफ दैट डेजर्ट। वो भी आधा ढका हुआ था, आधा जो है कब्र में था। तो कब्र में वैसे तो नहीं था, बट उसके सेहरा में था। तो ही टोल्ड हिम, तो उसने बताया ये। तो the traveler further stated that the facial expressions of the statue demonstrated his frown and anger, as if he was sneering haughtily। तो वहां पे जो है ये देखता है कि जो चेहरा मैंने देखा, जो पुतले का जो चेहरा था, उससे जाहिर हो रहा था कि वो बड़ा ही गुस्से में था, या गुस्से वाला चेहरा था, या समा उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे वो जैसे गुस्से में जो है हाँफते हैं, या जो ऐसे लाल लाल होते हैं और कराटे निकालते हैं, इस तरह का समाव एक्सप्रेशन दे रहा था, उसके चेहरे से पता चल रहा था। तो इट आल्सो शोड दैट द पर्सन हु क्रिएटेड दैट स्टैचू perfectly understood the facial expression of that person and created them through the stone। तो यहाँ पे फिर वो तारीफ कर रहा है जिसने ये बनाया होगा, कि इतना अच्छे से बनाया कि उसके चेहरा एक्सप्रेस कर रहा था चीजें। मीन्स
कि उसकी जो चेहरे के एक्सप्रेशन थे, उसने बिल्कुल समझे थे कि ये बंदा, मतलब जब बना रहा था स्टोन, जब उस बंदे को सामने रख के या उस बंदे को देख कर उसके बाद बना रहा था, तो ही वुड अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशंस ऑफ दैट पर्सन जिसका ये स्टोन का जो है स्कल्पचर बना हुआ है। So, although the intention of the sculptor seemed to have mocked the expression, it shows that the hurt and feeling imprinted on that statue demonstrated the reality of those times. तो somehow ये स्टेचू जिस टाइम का था, उन टाइम्स की जो है बातों को ये जो है अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू बता रहा था. So this stanza shows half of the theme of the main idea of the poem. Somehow ये introductory stanza है, तो which is tyranny. इस पोएम का जो है मेन थीम जो है वो है जुल्म, टिरनी, जुल्म की हुकूमत. टिरनी उस हुकूमत को कहते हैं जिसमें जालिम बादशाह होता है और अपना जो है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने मर्जी के रियाया पे जो है थोपता है और उनके ऊपर जुल्म करता है. इस तरह की हुकूमत को टिरनी कहते हैं. तो इट्स ट्रांसिएंट नेचर कि असल में ट्रिनी कैसे होती है और इसका जो है रिजल्ट क्या निकलता है, एंड इट्स डिपिक्शन इन आर्ट. फिर जो है स्टेचू की जो आर्ट है, आर्टिस्ट्री है, जिसने बनाया होगा तो वाज अ रियली गुड स्टेचू इन टर्म्स ऑफ आर्ट. तो एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर. तो उस पे पाँव की जो जगह है उस पे पुतला जो होता है खड़ा किया जाता है somehow, उस पे वर्ड्स लिखे थे. वर्ड्स क्या लिखे थे? माय नेम इज ओज़मेंडियस किंग ऑफ किंग्स, कि मेरा नाम ओज़मेंडियस है और मैं बादशाहों का बादशाह हूँ. ही वाज वेरी प्राउड, आई गेस यहाँ से पता चलता है. तो लुक ऑन माय वर्क्स, कि मेरे कामों को देखो, ये माइटी एंड डिस्पेयर, कि कितना मैं जो है मैंने क्या कुछ नहीं किया और मैं कितना बड़ा बादशाह था, बट डिस्पेरिटी है कि फजूल हो गया, या फिर ये जो है एक तरह की जो है नाउमीदी झलक रही है. फिर भी नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कुछ भी बचा नहीं या कुछ भी नहीं बचता. राउंड द डीके ऑफ द कोलोसल wreck, के देखो इस कोलोसल मीन्स ज्यादा बड़ा बड़ा सा, ठीक है, जस्सा जो होता है कि कोई बड़ा रेक, वो टूट टूट फूट का शिकार हुआ है, टूट गया है. बाउंडलेस एंड बेयर, बिल्कुल जो है कोई कवर नहीं इस पे, कोई जो है समहाउ ये जो दे रहा है मैसेज इस तरह, जैसे सिकंदर आजम के बारे में जो है मशहूर है कि जब ये दुनिया से गया तो इसके दोनों हाथ खाली थे, इसने बाहर निकलवाए थे कि देखें भले लोग कि मेरे पास पूरी दुनिया की हुकूमत है, मशरिक से लेकर मगरिब तक बिल सब कुछ है, बट आई एम गोइंग एम्प्टी हैंड्स. somehow ये भी यहाँ पे मैसेज दे रहा है. of that colossal wreck, boundless and bare, the lone, अकेला बिल्कुल, and level sand stretch far away. और यहाँ जो है ढका हुआ हूँ या उसमें गुलमला हूँ, उसमें जो है रेत में कहीं दूर किसी जगह, नाम बिल्कुल कोई मेरा साथ है, ठीक है, नाम मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मीन्स आई एम टोटली जो है अलोन एंड विदाउट एनीथिंग. तो शैले प्रेजेंट्स द स्पीकर अगेन. अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि उस पे उसका नीचे जो बना होता है एक तरह का, जिसपे ये स्टेचू लगा होता है, तो उस पे ये लिखा होता है सारा ये कि my name is Ozymandias, king of kings. Look on my works, ye mighty and despair. Nothing beside remains. Round the decay of the colossal wreck, boundless and bare, and lone and level stands. जमीन में मिला हुआ, मतलब मिट्टी में मिला हुआ हूँ या रेत में मिला हुआ हूँ. तो गुरूर का सर नीचा जिसको हम कहते हैं, या जुल्म को जो है मुंह के बल गिरना है, ठीक है. तो स्टेज फार अवे. शैले प्रेजेंट्स द स्पीकर अगेन in these verses to show what is written on the piece of art is depicting the furious feelings and impressions of the dictator on his face despite its dilapidated condition. कि इसकी जो है कंडीशन बड़ी टूट फूट, डिलापिडेटेड है, मीन्स ही इज रेक्ड, रेकेज है पूरा, मतलब फिर भी उसके चेहरे से उसकी जो उसके जो एक्सप्रेशंस हैं जालिमाना, वो फिर भी शो हो रहे हैं. इस चेहरे से लगता है कि ही वाज अ डिक्टेटर, कि बड़ा ही जो है जालिम हुक्मरान था. तो these lines show the words that he
यूज्ड टू बी अ किंग ऑफ किंग्स, कि ये एक जो है किंग ऑफ किंग्स था, मींस सारे बादशाह भी इसके आगे जो है झुके हुए थे। ओजाइमेंडियस, द इंक्रिप्शन shows he has achieved miracles through his might। माइट में ताकत, बड़ाई, सुप्रीम पावर। तो उसके थ्रू उसने क्या कुछ जो है मुजजे नहीं हुए थे, किए थे या अचीव किए थे, काफी गोल्स, काफी चीजें। तो however nothing stays permanent except the art। अब यहाँ पे आर्ट को जो है ला रहा है कि देखो कुछ भी नहीं बचा, बट अब शेले अपनी जो है बात इसमें ला रहा है कि आर्ट इज स्टिल रिमेनिंग, आर्ट स्टिल रिमेन। ये अभी आर्ट की वजह से ये फिर भी हमें पता चल रहा है कि वी कैन सी दिस आर्ट लिस्टेड, but nothing stays permanent except the art and what it depicts through the work of that artist। और उस जो है और वो भी जो है परमानेंट है कि जिसने ये बनाया था वो खुद तो मर गया, इंसान था ना, बट उसका जो आर्टिस्टिक वर्क है उससे हमें जो है पता चल रहा है। अब ये कितना पुराना स्टेचू होगा, नो वन नोज, बट इट इज एंटीक, इट इज एंशंट, बट स्टिल जो वर्क ऑफ आर्ट है इट शोज कि कितना जो है अच्छा काम किया है, और इसका जो मैसेज है, इसके एक्सप्रेशंस हैं, वो भी शो हो रहा है। तो दिस इज अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट। Art is not only writing poems or creating dramas or writing novels, etc. But fine arts is also a department जो आपका जो है आजकल तो वैसे ही पत्थर वगैरह, पत्थरों से जो है स्टोन से बनाने के जो है वो उतना तो वो रिवाज नहीं है, बट स्टिल है। और पुरानी पुरानी चीजें लोग अपनी जो है गैलरीज में रखते हैं। आजकल तो फिर वो पेंटिंग वाला जो है ज्यादा करते हैं फाइन आर्ट्स में। ये बट पहले जमाने में तो कलम कलर वगैरह नहीं थे, बट वो क्या करते थे, पत्थर को तराशते थे। ये और ज्यादा मुश्किल था, मेहनत चाहिए होती फिजिकल जो है, और तराशना इतना आसान नहीं होता है। थोड़ा सा गलत लग जाए, जोर आ जाए, फिलहाल पूरे का पूरा टूट सकता है, या गलत जो है उसका अब कलम से बनाना तो आसान जो है, चीनी और हथौड़े से बनाना तो बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे जो है this the writing shows his haftiness as well as expressions, but its importance subsides beside the situation of the remnants of the statue। ठीक है कि सही है, एक्सप्रेशन वगैरह उसके शो रहे हैं, बट जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो जो मैसेज है स्पेशली, वो उसके यहाँ टूट फूट का शिकार होने में जो पड़ा हुआ है, जो बचे हुए हैं टुकड़े। द ग्रेट स्ट्रेच ऑफ द सैंड इन द डेजर्ट। Besides, this colossal wreckage of his statue shows the permanence of time and art as compared to the impermanence or transient nature of power and dictatorship। तो यहाँ पे मट्टी में मिलना या जमीन बोझ होना या रेत में गुलमिल जाना, टूट फूट का शिकार होना, बट स्टिल ये इसकी जो रिमेनिंग्स हैं उनसे आर्ट शो हो रहा है। तो यहाँ से ये शो हो रहा है कि इंसान परमानेंट नहीं होता, तो किस बात का गुरूर करता है। वो तो नेचर है इंसान की जो है, इम्परमानेंसी है। भले कितना भी पावर आ जाए, डिक्टेटर हो जाए बंदा, बट उसका अंजाम ये है। बट आर्ट इज परमानेंट। अब उसका जो भी टाइम था उसने गुजार दिया, फिर उसका जो है वो मर खप गया, लेकिन आर्ट ने उसे अभी भी जिंदा रखा है। ये आर्ट है जो परमानेंट है, और जो इंसान है उसका पावर है, उसकी डिक्टेटरशिप है, दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज टेम्पररी। सो दिस इज दैट दीज लाइन्स कंट्रीब्यूट टू द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। तो इससे हमें ये पता चलता है कि नथिंग रिमेन्स परमानेंट। प्राइड नहीं कर सकते अपनी चीजों पे, कुछ भी बन जाए कुछ भी, बट देयर इज अनदर थिंग दैट आर्ट इज परमानेंट। तो पॉपुलैरिटी इसकी ये है कि देखो सोनेट है, मैंने कहा था ना 14 लाइन। तो अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं पोएम्स का तो इससे आपको पता चल जाता है। जब भी आप पोएम्स की लेंथ देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि भाई 9 लाइन वाला स्टेंजा है, पहली ये 8 लाइन पेंटामीटर में है, और फिर एक आखिरी जो 9th लाइन है वो हेक्सामीटर तब आपको ये भाई स्पेंसरियन स्टेंजा है। या जब आपके पास सोनेट आती है, देखते हैं कि पहला स्टेंजा 8 का है, दूसरा जो है 6 का है, भाई ये पेट्रार्कन सोनेट। तो दूसरी भी आपको कभी कोई पोएम नजर आएगी तो आप देखेंगे कि 12 14 लाइन है तो ये सोनेट ही है।
फिर आप देखोगे कि स्टेंजा वाइज अगर दो हैं 8 और 6 के, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये पेट्रार्क करने या आप गिनेंगे तो आपको 4 स्टेंजा नजर आएंगे। 3 जो है 4 लाइन्स वाले, जिसको उर्दू में बंद कहते हैं, और एक कॉपलेट जिसको शेर कहते हैं, 2 लाइनों वाला। तो इस तरह आपको जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तब अंदाजा हो जाता है। तो ये यहाँ पे कहता है कि अ फेमस रोमांटिक पोएट इज अ timeless masterpiece among poetry. It was published in the June 11, 1818 issue of the, इसमें मैगजीन में या कोई वॉल्यूम था उसमें, दी एग्जामिनर में इसको पब्लिश किया गया था लंदन। तो द पोएम वाज कंपोज्ड टू शो द फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की जो वीकनेस है, जो है मोर्टेलिटी है, एंड फेम एंड, और जो इंसान समझता है कि मैं मशहूर हूँ, ये भी परमानेंट नहीं है। एंड टू रिमाइंड अस दैट नथिंग लास्ट फॉरएवर, कि कुछ भी बाकी नहीं रहता, कभी भी हमेशा नहीं रहता। ओजाइमेंडिस इज द ग्रीक नेम ऑफ द इजिप्शियन फेरो रामसेस टू, जो फिरौन है रामसेस टू, जिसकी हम भी अक्सर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो है उसकी कहानियां सुनते हैं, वही उसका जो ग्रीक ने नाम दिया था, ग्रीक्स जो थे यूनानी लोग, उन्होंने ओजाइमेंडियस दिया था। तो नेम ऑफ द इजिप्शियन फेरो Ramses II, who ruled around 1300 BC. Yes. So, and his statue is said to be the main inspiration of the poem. तो उसका जो पुतला था वो poem लिखने की वजह थी। And Ozymandias is a representative of art and culture. So, as this poem is written about a ruined statue, it presents the perspective of a young traveler who provides a detailed description of the scattered ruins of the state. तो इसमें जो है एक ट्रेवलर होता है, समहाउ ये कहता है, स्पीकर कहता है कि मैं ट्रेवलर से मिला तो उसने मुझे एक स्टेचू के बारे में बताया जो कि टूट फूट का शिकार था, टांगे खड़ी थी, बट सर वगैरह जो है रेत में थे, आधे ढके आधे दायर, लिप्स वगैरह दायर थे। ये पूरी डिस्क्रिप्शन बताता है। तो द पोएम एक्सप्लोर द फन ऑफ आर्ट। फन ऑफ आर्ट कैसे, कि किस जमाने में फिरौन के 1300 बीसी में था तब बनाया था, बट स्टिल रिमेन्स। और ये कब बताई थी कहानी, कब ये भी नहीं पता, बट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लेटर ये कहानी सुना रहे हैं। तो आर्ट रिमेन्स, आर्ट रिमेन्स, बट फेरो died. The poem explores the fun of art and beauty in the natural world. Expression of wonder starts in the first line and runs throughout the poem. It is पहली लाइन से जो है expression शुरू हो जाता है लास्ट तक। तो however, what stays in the minds of the readers is the impact of the transience of life and the permanence of art. तो हमारे जहन में जब पढ़ते हुए हमने यही अंदाजा लगाया ना कि life is impermanent, but art is permanent. लाइफ जो है खत्म हो जाती है, तब्दील हो जाती है, मौत में आ जाता है इंसान। जिंदगी इतनी जीना चाहे जी ले, या जीना चाहे नहीं, लिखी होती है, वो जीता है के बाद मर जाता है, बट आर्ट जो है परमानेंट रहता है। इसके मेजर थीम्स में ये था कि द पोएम कंप्राइजेस द इमोशंस ऑफ अ ट्रेवलर हु इमेजिन्स द स्टोरी ऑफ ruins of a statue in a desert. The traveler expresses that the statue was broken, 2 legs were standing without a body, and the head was half sunk in the sand. He also explains the expression of the statue, such as the frown and sneer of old command, somehow, which indicates that the sculptor has made the statue. बनाने वाला जो था जिसने वो स्टेचू जो बनाया है, स्पीक फॉर इटसेल्फ, वो बना हुआ है, सॉरी, बनाने वाला जो खुद जो स्टेचू ये खुद अपने बारे में ही बता रहा है कि मैं कौन क्या था इस तरह। तो मेरे चेहरे से एक्सप्रेशन से नजर आता था कि ही वाज अ टायरेंट रूलर या किंग, और Ozymandias king of kings. तो द लाइफलेस स्टेचू मींस इमॉर्टल स्टेचू, अभी तक मौजूद है। तो statue has the name Ozymandias, the king of kings, on its pedestal. The name indicates the readers to look at the massive statue of the mighty king. But the ruined state means that nothing remains after one's death, even if he is a king.
बादशाह हो चाहे कुछ भी हो, विजिटर से पता तो चलता है कि भाई ये अच्छा स्टेचू है, इससे एक्सप्रेशन आ रहे हैं, तो मीन स्टेचू वाज मेड ब्रिलियंट। बट इसकी तबाह होने से, रुइन होने से ये भी पता चलता है कि बड़े भलाई के बड़े कितना ही बड़ा किंग हो, बट प्रोन टू डेथ, कि वो मर जाता है यार, क्या फायदा। और इट शोज द कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ द ट्रेवलर। और ट्रेवलर की यहाँ पे एक और बात है कि उसने कितना अच्छे से डिस्क्राइब किया है, तो इससे शो होता है कि ट्रेवलर ने बड़े अच्छे से उसको ऑब्जर्व किया है। हो सकता है खुद उसने देखा, कहानी बना ली हो, फिर who knows. So that it shows the keen observation of the traveler on the one hand and the artistic skills of a sculptor. अगर हाँ बनाने वाले की जो है वो आर्टिस्टिक जो स्किल्स हैं उसकी, आर्ट्स की, वो भी जो है बड़े ही तारीफ के लायक हैं। तो यहाँ पे जो है बाकी डिवाइसेस हैं वो तो हम वैसे ही पढ़ी हुई हैं पहले भी, और ये पता है क्या है, तो इसके हवाले से जनरल है। अच्छा निशा, आप क्या करें, पोएम खत्म हो गई। सर इसके साइड में जितने भी नेम मेंशन है ना, पोएम के हैं शायद, तो ये सारे इसी के ही हैं या दूसरे नहीं पोएट्स के नहीं, हैं? दिस जनरल, हमने इन्हीं में से काफी पोएम पढ़ी हुई है और पढ़ेंगे, मैंने सेव करके रखे हैं सारी, जो जो हमने पढ़नी है, इसीलिए जो है मैंने वो सेंड भी की थी, इस एक पोएम की लिंक ये इस वेबसाइट की है, तो बाकी पोएम्स पढ़नी है तो पढ़ सकते हैं। हम लोग जो है उसको फॉलो कर रहे हैं वैसे, इसीलिए मैंने सिलेक्टेड पोएम्स इसमें से मैंने सेव किए, बुक मार्क की हुई, जो हमारे कोर्स के मुताबिक है, तो मैं तो वही पढ़ रहा हूँ। बट दीज आर दी पोएम्स यू सर वांट फिर रीड। जी। सर जो सिलेबस है उसके मुताबिक काफी मतलब पोएम्स है इसमें, हमने कवर हमने तो काफी कवर देखे किया हैं। है, और जो है अच्छे से समझ के किया है। हिस्ट्री की है हमने, और वो उधर तो हम लोगों ने जो है वो भी किया था, ड्रामा भी किया था जो रेनेसांस में है, वो कर रहे थे उसका जो है फोस्टस का, बट वो नहीं हो पाया, तो हमने बाद में करना, नो इश्यू। हमारी जो है पोइट्री कितनी हो गई है, अब पता है कि सिर्फ क्या रह रहा है आपका, अब रह रहा है आपका 20th सेंचुरी लिटरेचर, जो लिस्ट डाउन किया हुआ है कि आपने ये चीजें पढ़नी, तो आपका लिटरेचर ऑलमोस्ट जो है हो जाएगा। जो है कुछ आज क्या डेट है, 17 है, अगर हम रेगुलरली क्लासेस लेते हैं, 70। और फिर 15 दिन अगर अगस्त वाले भी हमें अगर मिल जाए ना, छुट्टी वाले 14 2 हफ्ते, तो ये लिटरेचर का कोर्स तो हमारा पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। अभी क्या करें, तो सर आज के लिए बस यही पोएम था ना? फिर पढ़ना है कुछ तो मैं पढ़ा लूंगा, मुझे कोई इशू, जब तक चलता है सेशन। 10 मिनट और हैं आई गेस। नहीं सर बस है फिर। बस है। क्वेश्चंस। सर इस पोएम की डेट वगैरह कुछ भी नहीं है कि तब ये? बताया था अभी मैंने, जी अभी तो मैंने बताया था। सर मैंने नहीं लिखे, मैंने सिर्फ नाम लिखा था इस पोएम का और वो डेट मुझसे मिस हो गया शायद। ये देखो, ये वीडियो भी वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है, और जो है ये सारा मौजूद होगा वैसे, अगर बाद में देखें तो 11 जून अठारह सौ जी जी। अठारह को लिखी जी जी सर लिख लिया, थैंक यू सर थी। बस। और क्वेश्चंस कुछ इसके बारे में, कल मैं चाह रहा था पढ़ाना एडोनाइस, बात अगर पढ़ोगे तुम लोग, तो मैं एक तो क्या ख्याल है अगर मैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे बता, वैसे भी वीडियो है वो भी देख लेंगे,
थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन जी सर, ठीक है। जी जी सर, क्योंकि कल वैसे भी फिर शायद ज्यादा पड़े तो टाइम अभी है, अगर तो इंट्रोडक्शन आप दे दें फिर हम लोग कल फिर डिटेल से तो पढ़ेंगे। ये हम देखते हैं, वैसे इसके 55 स्टेंजास हैं और वो भी हर स्टेंजा 9 लाइन। तो दिस इज अ वेरी लॉन्ग पोयम, कैन नॉट कंप्लीट इट डेज, शॉर्टकट में देखेंगे। बट ये है कि इसमें करेक्टर, बाकी स्टडी गाइड में हम लोग करेक्टर्स वगैरह कर लेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन ये है कि एडोनाइस वैसे एडोनीस है, ठीक है। ये पिछली पोएम जो हमने पढ़ी थी जॉन कीट्स की, उसमें इसका जिक्र था कि 6 महीने वो सोता है, 6 महीने फिर जागता है, उसकी जो लवर गोडे से आती है फिर उसके साथ चला जाता है। जब ये जो था, कौन सा नाम था इसका, इंडेमाइन, जब जाता है रास्ते में उसको एक मंदिर डायना का पता नहीं किसका मिलता है। तो ये एडोनाइस उसी की कहानी समहाउ, बट इस पोएम को लिखने की जो है पीछे जो इंस्पिरेशन थी या वजह थी, वो थी किड्स की कम उम्र में डेथ। 25 साल की उम्र में बेचारा मर गया था। तो इसको मोर्न बड़ा करता है, ये एक एलिजी है, मोर्निंग पोएम है, मीन्स आवाजारी या रोना धोना या गम का इजहार करना, ठीक है। तो एडोनाइस इन ग्रीक माइथोलॉजी वाज अ ब्यूटीफुल यंग मैन। एफ्रोडिटी जो है कंसीडर की जाती है गॉडेस, बट दो तरह की गॉडेस कंसीडर की जाती है। एफ्रोडिटी द गॉडेस ऑफ लव fell in love with him, means एडोनिस। एडोनीस को चेंज करके एडोनाइस किया है, वो आगे बताता है क्यों किया है, बट किया है ये बताता है। खैर, तो fell in love with him, he was killed by a wild boar while hunting। जब वो शिकार कर रहा था तो उस टाइम जो है जंगली सुअर के हाथों वो मर जाता है। तो एफ्रोडिटीज ग्रीफ, सुना है कुछ? और माइक ऑन है। तो एफ्रोडिटीज ग्रीफ ओवर हिज डेथ वाज सो ग्रेट दैट ज्यूस, तो जो ज्यूस था गॉड, सबका जो है सबसे बड़ा जो देवता जिसको कहते हैं चीफ गॉड, ठीक है, तो अलाउड हिम टू स्पेंड 6 मंथ्स इन द ईयर विद हर। तो मरने के बाद भी उसको एक तरह का जो है वो मेरेक्युलस चीज होती है, वो देता है कि भाई 6 महीने तुम सोए रहोगे, 6 महीने तुम अपनी लवर के साथ जो है गुजारोगे। बट इसकी जो रिक्वेस्ट की थी वो गोडेस ने की थी। तो एफ्रोडिटी वाज worshipped in Greece, both एफ्रोडिटी यूरेनिया, दो तरह की एफ्रोडिटीज को कहा जाता है इनको, द गॉडेस ऑफ द स्काई, और दूसरी जो है एज एफ्रोडिटी पेंडिमोस, ये गॉडेस ऑफ ऑल पीपल और गॉडेस ऑफ मैरिज एंड फैमिली लाइफ, मींस गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। तो लेटर द डिस्टिंक्शन एक्वायर्ड अ न्यू मीनिंग, तो बाद में चलते चलते ये ग्रीक मैथोलॉजी में थोड़ा सा चेंज आ गया कि एफ्रोडिटी यूरेनिया को बिकम द गॉडेस ऑफ हायर एंड प्योर लव होता है उसकी गॉडेस बना दिया। फिर एफ्रोडिटी पेंडेमस को द गॉडेस ऑफ सेक्सुअल लस्ट। तो इस तरह उसको जो एक्सप्रेस कर किया जाने लगा। तो शेले इन दिस पोएम चेंजेस द स्पेलिंग ऑफ एडोनिस टू एडोनाइस, एंड ही मेक्स यूरेनिया द मदर ऑफ एडोनाइस, लवर की बजाय नॉट इज बिलव्ड बट द मदर ऑफ जो है एडोनाइस बना। क्या क्यों, वजह ये थी कि इन ऑर्डर टू कीप आउट द इरोटिक एलिमेंट फ्रॉम दिस एलिजी। तो ये एक मॉर्निंग पोएम है, मींस गम वाली, तो इसमें कोई ऐसा दूसरी तरह का लव जो है इसमें शामिल नहीं करना चाहता था, तो समहाउ इसने। तो एडोनिस इज शेले's elegy on the death of John Keats. Keats died in Rome aged 25 on 23rd February 1821 of tuberculosis. टीबी की वजह से वो 1821 में 23 फरवरी को मर जाता है। रोम में, वो रोम में होता है। तो लास्ट में जो ग्रेशन अर्न शायद लिखा है, आई गेस वो रोम में एक उस पे म्यूजियम में लिखा था, उसी टाइम जो है मर गया है, शायद 1820 में आई गेस लिखा था। तो शेले की जो है एलिजी है उसकी डेथ पे। Shelley got the impression that Keats' death had been hastened by the brutal attacks of the anonymous reviewer of the Quarterly Review on his poetry. तो somehow वो उसकी मॉर्निंग पोएम है, और वो समझता था कि मतलब शेलो कौन सा रहा होगा कि भाई बड़ी जल्दी वो मर गया है ना, hastened by the brutal attacks of the anonymous reviewer of Quarterly Review on his poetry.
तो Shelley came to know the true facts of Keats' death only when he had finished writing Adonis. तो असली वजह क्या थी ये जो ट्यूबरकुलोसिस वगैरह की हुआ है? मतलब जैसे ना शुरू में पता नहीं होता कि अचानक मर गया है, ये तो ठीक ठाक था, इसको बेचारे को क्या हुआ, तो हम लोग ये बाद में पता चलता है कि हार्ट अटैक हुआ, एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ। इसको भी पहले पता नहीं था। जब ये खत्म कर ली इसने पोएम, बाद में इसको पता चला कि ट्यूबरकुलोसिस की वजह से वो मरा है। तो वो जो है Shelley came to know the true facts of Keats' death only when he had finished writing Adonis, which he called the image of my regret and honor for poor Keats. तो बेचारे कीट्स के ऑनर में लिखी है, और ये मेरी जो है रिग्रेट की एक कहानी है, इमेज है कि मतलब क्यों ये इतनी जल्दी जो है ये पोएट, जो बड़ा ही अच्छा पोएट था, वो मर गया। तो इसने जो है पोएम स्पेंसर स्टेंजास में लिखी है, तो 55 जो है इसके पोएम स्टेंजास हैं। तो यहाँ से फिर वो डिटेल एनालिसिस है स्टेंजा वाइज, वो भी सारे नहीं है, थोड़े से कुछ जो 14-15 स्टेंजास को इधर जो है बयान किया है। तो हम बाकी जो है स्टडी गाइड के थ्रू देखेंगे करेक्टर वगैरह इसमें क्या है, और समझने की कोशिश करेंगे समरी और एनालिसिस करके कल इंशाल्लाह। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए था क्योंकि कल बाद में जो आएंगे क्लास लेंगे जो बाकी स्टूडेंट्स, तो उनके लिए जब हम पॉइंट शुरू करें तो जल्दी में हो, और दूसरा पहले से ही ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो मिल चुका हो। और बाकी जो है एक और भी तरह था तो सही नहीं कुछ तो। अच्छा, समरी समरी नहीं पड़ी, ठीक है ये हम कल करेंगे। ठीक है फिर आज आज के लिए जी काफी है। सर। ठीक जी है। जी सर।